नमस्कार मित्रों, फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हिंदी की पाठशाला पर। मैं डॉक्टर धनेश आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं आज के सेशन में। इस चैनल को जब मैंने स्टार्ट किया था तो सबसे पहला जो वीडियो है वो मैंने डाला था हिंदी साहित्य का इतिहास। आप लोगों ने काफी प्रेम दिया उस वीडियो को और उस वीडियो में मैंने प्रमुख रूप से हिंदी साहित्य का इतिहास की जो भूमिका है कि इतिहास किसे कहते हैं, साहित्य किसे कह सकते हैं, और उसके बाद हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की जो प्रमुख पद्धतियां हैं, विधेयवादी, वर्णानुक्रम, ये जो कालानुक्रम, ये जो पद्धतियां हैं, इन पद्धतियों को मैंने प्रमुख रूप से विस्तृत रूप से बताया था। आज की वीडियो में प्रमुख रूप से उससे आगे जो मैंने पद्धतियां बता दी थी उससे आगे जो भी हिंदी साहित्य का इतिहास है वो हम प्रमुख रूप से पढ़ेंगे, क्योंकि ये वीडियो, ये टॉपिक, ये प्रकरण सभी हिंदी से जुड़े हुए विद्यार्थियों के लिए अति महत्वपूर्ण है। चाहे वो लेक्चर की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो थर्ड ग्रेड की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो सेकंड ग्रेड की कर रहे हो, चाहे वो केवीएस या एनवीएस या डीएसएसबी या प्रमुख रूप से आप माने चाहे कॉलेज के विद्यार्थी हों, क्योंकि कॉलेज के विद्यार्थियों को भी प्रमुख रूप से फर्स्ट ईयर में आदिकाल और भक्तिकाल, सेकंड ईयर में रीतिकाल, थर्ड ईयर में आधुनिक काल पढ़ना ही पड़ता है। तो ये वीडियो हम एकदम विस्तृत रूप से पढ़ेंगे और आपको ये वीडियो पढ़ने के बाद जो भी आपने पढ़ा है, जो भी कॉन्सेप्ट है वो 100% क्लियर है, वो हो जाएगा, आपको कोई प्रॉब्लम है वो नहीं रहेगी। तो हमने प्रमुख रूप से पद्धतियों को पढ़ लिया था। इसके बाद हम बात करते हैं कि हिंदी साहित्य के आरंभिक 5 लेखक कौन कौन से हैं, और उन्हीं 5 आरंभिक लेखकों को हम यहां पर आज विस्तृत रूप से पढ़ने वाले हैं। पहला है गारसा दत्तासी, दूसरा है शिव सिंह सेंगर, तीसरा है आपका जॉर्ज अब्राहम ग्रीशन, चौथा है मिश्र बंधु, जो 3 भाई थे, और 5वां हम पढ़ेंगे प्रमुख रूप से जिनकी हम आज हिंदी साहित्य का इतिहास सर्वमान्य मानते हैं, जिनको हम पढ़ते हैं, जिनका काल विभाजन सबसे महत्वपूर्ण है, वो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अब सबसे पहले हम बात करते हैं गारसा दत्तासी की। इनका जो इतिहास ग्रंथ था वो था इस्तवार दला लेतेतुर एंदुये हिंदुस्तानी, इस्तवार दला लेतेतुर एंदुये हिंदुस्तानी, क्योंकि ये फ्रेंच भाषा में इन्होंने लिखा, फ्रेंच विद्वान थे, इसलिए ये अपने इतिहास का नाम भी किसमें देंगे, फ्रेंच भाषा में देंगे। अब प्रमुख रूप से हम बात करते हैं इस्तवार का क्या मतलब होता है, इतिहास, ला ये बीच में इन्होंने जो वर्ड है वो जोड़ दिए हैं। लिटरेचर का मतलब हो जाएगा लिटरेचर, लिटरेचर मतलब साहित्य। ध्यान से देखेंगे, इस्तवार का मतलब इतिहास, लिटरेचर का मतलब लिटरेचर या प्रमुख रूप से साहित्य, एंदुई का मतलब होता है हिंदुओं द्वारा बोली जाने वाली भाषा, एंदुई का मतलब हिंदुओं द्वारा बोली जाने वाली भाषा, और हिंदुस्तानी का मतलब होता है मुस्लिमों द्वारा बोली जाने वाली भाषा। यानी कि वो इतिहास जिसमें हिंदुओं ने कौन सी भाषा का प्रयोग किया, मुसलमानों ने कौन सी भाषा का प्रयोग किया, उन सभी भाषाओं को। और मैं बता दूं आपको, हिंदुओं ने प्रमुख रूप से कौन सी भाषा का प्रयोग किया, जो संस्कृत मिश्रित भाषा का प्रयोग किया, मुस्लिमों ने उर्दू मिश्रित भाषा का प्रयोग है वो किया है। प्रकाशन किसने किया, द ओरिएंटल ट्रांसलेशन कमेटी ऑफ आयरलैंड, क्योंकि ये आयरलैंड है वो फ्रांस में ही है, और वहीं पे प्रमुख रूप से इसका प्रकाशन है वो किया गया। इसमें इसके जो संस्करण है वो 2 संस्करण हुए हैं। प्रथम जो संस्करण है वो 2 भागों में हुआ 1839, और दूसरा जो भाग इसका प्रथम संस्करण का हुआ 1847 ईस्वी में। दूसरा जो संस्करण है उसके 3 भाग हुए, 2 भाग 1870 ईस्वी में प्रकाशित हुए, तीसरा 1871 ईस्वी में प्रकाशित है वो हुआ। अब देखिए इसमें कुछ कमियां रही, क्या कमियां रही, देखिए वर्णानुक्रम पद्धति जो निम्न स्तर की पद्धति है उसका प्रयोग किया जाता है, उसको माना जाता है, उस पद्धति का प्रयोग किया गया। काल विभाजन का कोई प्रयास नहीं किया गया, युगीन प्रवृत्तियों की विवेचना नहीं की गई, इसलिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसको क्या कह दिया है, वृत्त संग्रह कहकर के बुला लिया है। इसके बाद बात करें, यह रचना मूलतः फ्रेंच भाषा में लिखी गई। 1848 ईस्वी में दिल्ली के एक मौलवी करीमुद्दीन, यानी 1948 में आप प्रमुख रूप से इसको लिखेंगे, क्योंकि 1839 में तो ये लिखा गया। 1948 में क्या किया, जो एक मौलवी है करीमुद्दीन ने अपने गुरु एफ ए फैलन के सहयोग से इस रचना का
तबाकत उ इसूरा नामक तज़किरा, या इसको आप मान सकते हैं तज़किरा ए ससुरा ई हिंदी नाम से इसका उर्दू में अनुवाद है वो कर दिया था। 1953 ईस्वी में ही प्रयाग विश्वविद्यालय के हिंदी विभागाध्यक्ष डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने हिंदुस्तानी एकेडमी इलाहाबाद के माध्यम से हिंदुई साहित्य का इतिहास नाम से इसका अनुवाद है वो किया था। इसके बाद हम बात करते हैं, इसकी कमियां मैंने आपको बता दी है, ये प्रमुख रूप से आप ध्यान रखेंगे। दूसरा जो इतिहास लिखा गया, किसने लिखा? शिव सिंह सेंगर, जो भारतीय थे। इनके इतिहास का नाम है शिव सिंह सरोज। शिव सिंह सेंगर इसके लेखक, इतिहास ग्रंथ का नाम है शिव सिंह सरोज। ये भारतीय थे। 1883 ईस्वी में इन्होंने अपना इतिहास ग्रंथ लिखा। नवल किशोर प्रेस लखनऊ जो है वहां से ये इतिहास ग्रंथ है वो प्रमुख रूप से क्या हुआ? प्रकाशित है वो किया गया। इसको भी शुक्ल ने क्या कहा है? व्रत संग्रह कहकर के पुकारा है। 1003 कवि इसमें प्रमुख रूप से थे। तिथियां इसकी जो दी भी, इन्होंने भी जो तिथियां दी, जन्म काल मृत्यु काल जो है वो वर्तमान में स्वीकार है वो नहीं है। और इन्होंने प्रमुख रूप से भी वर्णानुक्रम पद्धति का प्रयोग किया। काल विभाजन का कोई प्रयास है वो नहीं किया। और इनकी जो तिथियां थी वो प्रमाणिक नहीं थी, वो प्रमुख रूप से अनुमान पे आधारित है वो आप मान सकते हैं। इसलिए इनकी क्या है, ये मैंने पहले बता दिया, अनुमानित है, इसलिए इसको स्वीकार है वो नहीं किया गया है। इसमें ये बहुत सारी कमियां इसमें थी, जैसे आप मान सकते हैं कि जो इसमें काल विभाजन का कोई प्रयास नहीं हुआ, तिथियां है वो अनुमान पर आधारित है। उसके बाद भी इस रचना को भी वर्तमान के इतिहास पुस्तक के रूप में मान्यता नहीं दी जाती है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसको व्रत संग्रह कह करके पुकारा है। इन्होंने हिंदी साहित्य की शुरुआत विक्रमी संवत 1770 ईस्वी में, विक्रमी संवत 1770 से मान लिया। 1770 विक्रमी संवत इसकी शुरुआत है वो मान ली, किसकी? इतिहास की या आदिकाल की आप मान सकते हैं। इसलिए इन्होंने पुष्य या पुंड्र कवि, पुष्य भी मानते हैं और पुंड्र कवि भी मानते हैं, इन कवि को प्रथम कवि के रूप में इन्होंने स्वीकार किया। जो अपभ्रंश भाषा का प्रथम कवि है वो माना जाता है। तीसरा जो आपका इतिहास लेखन करता है वो है जॉर्ज अब्राहम ग्रीशम। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, यहां से प्रश्न बार बार पूछा जाता है। इतिहास ग्रंथ का नाम है द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान। द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान। प्रकाशक कहां से बात है? रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल से। प्रकाशन 1888 निवासी। आपको 2 वर्ष याद इसलिए रखने हैं कि सर्वप्रथम 1888 में यह रचना द रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के द्वारा प्रकाशित एक पत्रिका के विशेषांक के रूप में की गई। एक स्वतंत्र पुस्तक के रूप में इसका प्रकाशन 1889 में हुआ। तो दोनों जो रचनाएं हैं वो आपको ध्यान वो रखनी है कि कब की गई? 1888 में एक पत्रिका के रूप में और एक स्वतंत्र पुस्तक के रूप में 1889 में इसका किया गया। अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया। कुल 952 कवि और लेखकों को स्थान दिया। हिंदी से संबंधित कवि ही शामिल किए। इन्होंने अपभ्रंश और इन जो अपभ्रंश वगैरह है इन कवियों को स्थान है वो नहीं दिया था। जैसे पाली, प्राकृत, अपभ्रंश भाषाओं के कवियों को शामिल नहीं किया, केवल हिंदी से संबंधित कवि इन्होंने शामिल है वो किए थे। इसको शुक्ल ने बड़ा भारी व्रत संग्रह कहकर के पुकारा। और एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं मैं आपको, बार बार छोटी परीक्षाओं में, बड़ी परीक्षाओं में पूछा जाता है, हिंदी साहित्य में जो भक्ति काल है उस भक्ति काल को सवर्ण युग या सवर्ण काल की जो उपमा देने वाले हैं वो आपके जॉर्ज अब्राहम ग्रीशम को ही माना जाता है। इन्होंने अपने काव्य को 4 श्रेणियों में विभाजित कर दिया। चारण काव्य, धार्मिक काव्य, प्रेम काव्य। चारण काव्य, धार्मिक काव्य, प्रेम काव्य और साथ साथ में दरबारी काव्य। इसके अलावा भी इन्होंने प्रथम रूप से यानी कि हिंदी साहित्य में आकर के जो तीसरा इतिहास ग्रंथ लिखा गया, इसमें इन्होंने हिंदी साहित्य का विभाजन करने का प्रयास किया। और कितने भागों में किया? हिंदी साहित्य के इतिहास को 12 खंडों में विभाजित कर दिया और वर्तमान काल में मान्य नहीं है। ये आपसे पूछे कि वर्तमान काल में कौन सा मान्य है, तो शुक्ल जी का ही मान्य है, ये वर्तमान काल में मान्य नहीं है। पहला है चारण काल, दूसरा है 15वीं शताब्दी का धार्मिक पुनर्जागरण, तीसरा है जायसी की प्रेम कविता, चौथा है ब्रज का कृष्ण संप्रदाय, पांचवा है मुगल दरबार, छठा है तुलसीदास, सातवां है रीति काव्य, आठवां है तुलसी के अन्य प्रवृत्ति कवि, नौवां जो आपका है वो है
तो 18वीं शताब्दी, 10वां है महारानी विक्टोरिया के काल में हिंदुस्तान, 11वां है कंपनी के काल में शासन और या हिंदुस्तान, और 12वां है विविध। ये जो 12 भाग हैं ये प्रमुख रूप से वेरी इंपॉर्टेंट है। यहां से क्रमबद्ध तरीके से आपको याद रखना है। इसमें क्रमबद्ध तरीके से ये कैसे पूछता है कि तुलसीदास, इन्होंने 12 भागों में 12 खंडों में विभाजित किया, तुलसीदास के बाद कौन सा काल है उन्होंने दिया, तो रीति काव्य वो इसका उत्तर है वो मिल जाएगा। तो आप प्रमुख रूप से ये आप है वो ध्यान रखें। अब हम चलते हैं मिश्र बंधुओं की तरफ। अब हम देखते हैं मिश्र बंधु। मिश्र बंधु इसके लेखक थे और इस ग्रंथ का नाम था मिश्र बंधु विनोद। मिश्र गोत्र के यानी कि मिश्र गोत्र के थे और प्रमुख रूप से ये ग्राम बिटोजा, जिला लखनऊ, उत्तर प्रदेश में मिश्र ब्राह्मण गोत्र में जन्म लेने वाले निम्नलिखित 3 सगे भाइयों को ही मिश्र बंधु के नाम से जाना जाता है। एक का नाम है पंडित गणेश बिहारी मिश्र, दूसरे का है राव राधा श्याम बिहारी मिश्र। ये पूरा नाम है और कई बार परीक्षा में पूछा भी गया है कि इनमें से कौन सा नहीं है, तो आप पूरा नाम है वो याद रखें। राय बहादुर सुखदेव बिहारी मिश्र। 4 भागों में ये प्रकाशित हुआ, जो पर 3 भाग थे, प्रथम 3, पहला दूसरा तीसरा 1913 ईस्वी में प्रकाशित हुआ और चौथा जो भाग है 1934 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। इन्होंने क्या किया, इतिवृत्तात्मक यानी कि बढ़ा चढ़ा करके बात को लिखा, यानी इनके इतिहास में इतिवृत्तात्मक की प्रवृत्तियां मिलती है। साथ ही साथ कालानुक्रम पद्धति, इन्होंने जो एक जैसे वर्णानुक्रम पद्धति और कालानुक्रम पद्धति दोनों ही पद्धतियों को कोई खास नहीं माना गया है, निम्न स्तर की प्रवृत्ति माना गया है, तो इस पद्धति का इन्होंने प्रयोग किया। 5000 कवि और लेखकों को इन्होंने शामिल किया और अनेक अज्ञात कवियों को भी इन्होंने शामिल है वो करने का प्रयास है वो किया। यह जो इतिहास ग्रंथ है वो नागरिक प्रचारणी सभा काशी के द्वारा प्रकाशित है वो हुआ है और 1900 से लेकर के 1921 के आधार पर रचित माना जाता है। यानी कि ये प्रमुख रूप से माना जाता है कि 1920-21 में नागरिक प्रचारणी सभा से इसका शोध कार्य वो प्रारंभ हो चुका था और उसके बाद इसको प्रकाशित वो कर दिया गया था। ये देखिएगा इन्होंने प्रमुख रूप से जो काल विभाजन किया वो 8 खंडों में किया। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। इन्होंने क्या किया, प्रथम जो 3 जो विभाजन इन्होंने किए उनके 2-2 सब टॉपिक यानी कि उप विभाजन कर दिया और चौथा और जो 5वां था उनका उन्होंने कोई भी उप विभाजन है वो नहीं किया, तो कुछ कमियां इन्होंने छोड़ दी। तो आरंभिक काल है उसकी समय सीमा 700 विक्रमी संवत से 1444 विक्रमी संवत, यानी कि आपको विक्रमी संवत निकालनी है तो आप ईस्वी सन में क्या कर देंगे, 57 साल प्लस कर देंगे। जैसे अभी 2023 है तो इसमें 57 प्लस करेंगे तो 2088 ही होता होगा शायद। कितना होता है 2007 3 10 57 साल प्लस करेंगे तो 90 और ये 90 हो गया, 7 3 10 और 1 हो गई 6 5 और 2 7 और 1 8 0, यानी ये प्रमुख रूप से 2080 होता है, 88 नहीं होता है, 2080 वो होता है। तो अभी 2080 है वो चल रहा है, तो प्रमुख रूप से आप इसको देख सकते हैं। इन्होंने विक्रमी संवत में दिया और इसका जो पूर्वारंभिक काल है उन्होंने 700 से 343 विक्रमी संवत, उत्तरारंभिक काल है वो 1344 से लेकर के 1444 विक्रमी संवत से। दूसरा जो माध्यमिक काल है उसकी समय सीमा इन्होंने मानी 1445 विक्रमी संवत से 1680 विक्रमी संवत। इसके भी 2 भाग इन्होंने कर दिए। पूर्व माध्यमिक काल को 1445 विक्रमी संवत से 1560 विक्रमी संवत इन्होंने माना। प्रौढ़ माध्यमिक काल को इन्होंने 1561 से 1680 विक्रमी संवत माना। उसके बाद तीसरा जो काल है अलंकृत काल, देखिए पूर्व अलंकृत काल, इसकी जो समय सीमा मानी 1681 से 1790 विक्रमी संवत, 1681 विक्रमी संवत से 1790 विक्रमी संवत। उत्तरालंकृत काल को माना 1791 विक्रमी संवत से 1889 विक्रमी संवत। एक इन्होंने और भी क्या, देखो इनको तो पूर्वारंभिक और उत्तरारंभिक कर दिया, इसको पूर्व और प्रौढ़ के नाम से कर दिया, तो मतलब इन्होंने की समानता नहीं रखी। और चौथा जो काल है वो परिवर्तन काल 1890 विक्रमी संवत से 1925 विक्रमी संवत। और वर्तमान जो काल है 1926 विक्रमी संवत से अब तक इन्होंने माना। और दूसरी बात मैं बता दूं, इन्होंने 700 ईस्वी से इन्होंने क्या माना, अपना जो शुरुआती दौर है वो मान दिया। और 700 विक्रमी संवत है वो प्रमुख रूप से अपभ्रंश का काल है, न कि हिंदी का काल। हिंदी का जो काल है वो 1000 ईस्वी के आसपास है वो माना जाता है, इसलिए उन्हें एक ये प्रमुख रूप से कमी है वो छोड़ दी। तो ये कमियां हम देखेंगे यहाँ पर। विभाजन व उपविभाजन में एक जैसी प्रवृत्ति नहीं अपनाई। देखो मैं बता चुका हूँ, पूर्वारंभिक पूर्व उत्तरा और यहाँ पर पूर्व और प्रौढ़ कर दिया। उसके बाद चौथे और 5वें काल को भी इन्होंने कोई सब विभाजन या उप विभाजनों में नहीं बांटा, इसलिए उन्होंने एक समान प्रवृत्ति का प्रयोग वो नहीं किया।
रामचंद्र शुक्ल है, इन्होंने इसको प्रमुख रूप से बड़ा भारी व्रत संग्रह कहकर के पुकारा, या इसी जो ग्रंथ है उसको प्रकांड कवि व्रत संग्रह कहकर के पुकारा, और इनको प्रमुख रूप से क्या कहा, परिश्रमी संकलनकर्ता के नाम से जाना। किसको जाना? जो आपके तीन ये भाई थे मिश्र बंधु, इनको परिश्रमी संकलनकर्ता के नाम से ये मानते हैं। तो आप प्रमुख रूप से देख सकते हो मिश्र बंधु विनोद रचना के अलावा मिश्र बंधुओं के द्वारा रचित हिंदी नवरत्न 1910 ईस्वी में हुई हिंदी नवरत्न 1910 ईस्वी में इनकी एक पुस्तक या एक आप संकलन मान सकते हो। एक अन्य रचना भी प्राप्त होती है। इस रचना में हिंदी के निम्नलिखित 9 जो कवि हैं उनको शामिल किया गया है। कौन कौन से कवि, ये भी परीक्षा में पूछा जाता है, बड़ी बड़ी परीक्षाओं में पूछा गया है। कबीर, चंद बरदाई, सूरदास, देव, तुलसीदास, बिहारी, केशव, भारतेंदु, मिश्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र और त्रिपाठी बंधु के नाम से भी भूषण और मतीराम। देखिए कबीर है वो भक्ति काल का, चंद्र बरदाई भी भक्ति काल का, सूरदास भी भक्ति काल का, देव है वो प्रमुख रूप से रीतिकालीन काव्य करते हैं, तुलसीदास भी भक्ति काल का, बिहारी को भी आप रीतिकाल मान सकते हो, केशव भी रीतिकाल का है, भारतेंदु जी आधुनिक काल के हैं, और त्रिपाठी बंधु भी प्रमुख रूप से कौन से काल के माने जाते हैं, रीतिकालीन कवि है वो माने जाते हैं। ये प्रमुख रूप से आपको ध्यान है वो रखना है। इस रचना में मिश्र बंधुओं ने देव कवि को बिहारी से भी बड़ा घोषित कर दिया था, जिसके कारण हिंदी साहित्य के कुछ समय तक देव बड़े या बिहारी बड़े इस नाम से एक विवाद उत्पन्न हो गया था। इस विवाद में निम्नलिखित 4 विद्वान हैं उनको शामिल है वो किया जाता है। ये बताना जरूरी है क्योंकि ये परीक्षा में पूछा जाता है। तो ये 4 विद्वान हैं। मिश्र बंधु हिंदी नवरत्न रचना में देव को बड़ा माना। उसके बाद डॉक्टर पदम सिंह शर्मा कमलेश ने बिहारी सदस्य की भूमिका में बिहारी को बड़ा माना। कृष्ण बिहारी मिश्र की रचना है देव और बिहारी, इसमें इन्होंने देव को बड़ा माना। लाला भगवान दिन की पुस्तक है बिहारी और देव, इसमें इन्होंने बिहारी को बड़ा है वो माना है। हमने प्रमुख रूप से आज 4 जो इतिहास ग्रंथ वो उनको पढ़े। सबसे पहला है गार्सदत्तासी का, दूसरा है शिव सिंह सेंगर का, तीसरा है आपका जो मिश्र उसका अब्राहम ग्रीशन का, और चौथा है मिश्र बंधुओं का। चारों को हमने सारगर्भित तरीके से पढ़ने का प्रयास किया है। निश्चित रूप से आपको ये समझ में आया होगा। फिर भी आपके कुछ डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जाकर के आप जरूर बताएं। और यदि आप अगला टॉपिक कौन सा पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि हम प्रमुख रूप से हिंदी साहित्य का इतिहास है उसको एक रनिंग में लेंगे या नहीं इसी को हम पढ़ेंगे। उसके अलावा भी आपकी जो चॉइस है वो भी आप रखें। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज आप सब्सक्राइब कर दें और लाइक भी करें। वीडियो यदि आपको पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।